में अगर आप अमेरिका और इंडिया के रिश्तों को देखें तो साफ दिखाई देता है कि चीजें पहले जैसी नहीं रही। एक समय था जब वाशिंगटन आसानी से नई दिल्ली पर दबाव बना सकता था, सैंक्शंस लगा सकता था या ट्रेड डिस्प्यूट्स को डोमिनेट कर सकता था। लेकिन अब हालत यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे एग्रेसिव और ट्रांजैक्शनल लीडर भी इंडिया पर टफ स्टांस नहीं ले पाए। वाई? क्योंकि इंडिया आज सिर्फ एक रीजनल पावर नहीं है, बल्कि इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर का सेंट्रल पिलर बन चुका है। जब ट्रंप व्हाइट हाउस में थे तो उन्होंने हर जगह एलाई से पैसा वसूलने की कोशिश की, चाइना पर टैरिफ वॉर छेड़ा, नेटो कंट्रीज को चैलेंज किया। लेकिन इंडिया के मामले में उनका टोन काफी कैलकुलेटेड और रिस्ट्रेन रहा। मोदी और ट्रंप के बीच ह्यूस्टन रैली और दिल्ली विजिट जैसे इवेंट्स ने ग्लोबल ऑप्टिक्स को क्लियर कर दिया कि इंडिया अब वो देश नहीं जिसे यूज दबा सके, बल्कि वो पार्टनर है जिसे साथ रखना ही पड़ेगा। अगर हम आर्थिक आंकड़ों को देखें तो सच्चाई और साफ हो जाती है। जब ट्रंप ने ऑफिस संभाला उस समय इंडिया और अमेरिका का बायलैटरल ट्रेड लगभग 120 बिलियन यूएस डॉलर्स के आसपास था। 2019 तक ये बढ़कर लगभग 146 बिलियन यूएस डॉलर्स हो गया। सिर्फ 4 साल में करीब 20% से ज्यादा की वृद्धि। इसमें सर्विसेज ट्रेड का हिस्सा बहुत बड़ा था, क्योंकि इंडियन 80 कंपनियां जैसे इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो अमेरिकी मार्केट में डीप एम्बेडेड थी। अगर सिर्फ 80 सर्विसेज एक्सपोर्ट देखें तो इंडिया ने युद्ध से एनुअली 50 बिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा का बिजनेस किया। और ये सिर्फ एक सेक्टर है। फार्मा सेक्टर में इंडिया ने जेनेरिक्स मेडिसिन का यूएस में इतना बड़ा हिस्सा कैप्चर किया कि वहां की 80 to 90% जेनेरिक प्रिस्क्रिप्शंस इंडिया से जुड़ी सप्लाई चेन से आती थी। इसका मतलब अगर ट्रंप टफ स्टांस लेते और सैंक्शंस या टैरिफ लगाते तो अमेरिकन हेल्थ केयर सिस्टम में ही क्राइसिस आ सकता था। ऑयल और एनर्जी का एंगल भी ट्रंप एरा में बहुत क्रूशियल रहा। 2017 के बाद से इंडिया ने अमेरिकी क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स मासिवली बढ़ाए। 2017 में इंडिया ने सिर्फ लगभग 2.5 बिलियन यूएस डॉलर्स का ऑयल युद्ध से खरीदा था, लेकिन 2019 तक ये फिगर बढ़कर करीब 6.7 बिलियन यूएस डॉलर हो गया। नेचुरल गैस इंपोर्ट्स भी बढ़े। इसका मतलब कि इंडिया धीरे धीरे मिडिल ईस्ट डिपेंडेंसी को डाइवर्सिफाई कर रहा था और अमेरिकन ऑयल इकोनॉमी को नई डिमांड दे रहा था। अगर ट्रंप इंडिया पर टफ लाइन लेते तो ये नए एनर्जी पार्टनरशिप को रिस्क में डालते, जबकि ट्रंप का डोमेस्टिक एजेंडा था अमेरिकन शेल ऑयल इंडस्ट्री को स्ट्रॉन्ग बनाना। डिफेंस सेक्टर की बात करें तो ट्रंप एरा में इंडिया ने मैसिव परचेसेस की। अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर्स, M777 हाउइट्जर्स, P8I मैरिटाइम सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट्स और सबसे बड़ा S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का मामला सामने आया। हालांकि S-400 रशिया से खरीदा गया, लेकिन उसके पैरेलल में अमेरिका से इंडिया ने करीब 18 बिलियन यूएस डॉलर्स के डिफेंस डील्स साइन किए। 2018 में ही अमेरिका इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा आर्म्स सप्लायर बन गया। इस डिफेंस ट्रेड का मतलब था कि ट्रंप टफ पॉलिसीज अपनाकर अपने ही डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स को नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। गोल्ड और प्रेशियस मेटल्स में भी इंटरेस्टिंग डायनामिक्स रहे। इंडिया ट्रेडिशनली दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड इंपोर्टर है और अमेरिका में गोल्ड ट्रेड ग्लोबल प्राइसेस को इम्पैक्ट करता है। 2018 और 2019 में इंडिया ने एनुअली करीब 32-35 बिलियन यूएस डॉलर्स के गोल्ड इंपोर्ट्स किए। डायरेक्टली यूएस से गोल्ड इंपोर्ट कम था, लेकिन अमेरिकन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ग्लोबल गोल्ड प्राइसेस से हेविली जुड़े थे। किसी भी इंडिया रिलेटेड इंस्टेबिलिटी ग्लोबल बुलियन मार्केट को इम्पैक्ट कर सकती थी। इसलिए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कभी भी इंडिया को डिस्टेबलाइज करने वाले स्टेटमेंट्स देने से अवॉइड किया। रेमिटेंसेस का एंगल और भी इंटरेस्टिंग है। इंडियन डायस्पोरा अमेरिका में लगभग 4.5 मिलियन पॉपुलेशन का है। ये डायस्पोरा सिर्फ नंबर्स में बड़ा नहीं है, बल्कि फाइनेंशियली पावरफुल है। 2019 में इंडियन डायस्पोरा ने इंडिया को करीब 83 बिलियन यूएस डॉलर्स की रेमिटेंसेस भेजी और इसमें सबसे बड़ा सोर्स अमेरिका था। अगर ट्रंप एंटी इंडिया स्टेप्स लेते तो डायस्पोरा की पॉलिटिकल बैकलैश भी आती और इकोनॉमिक रेमिटेंस फ्लो भी इंपैक्ट हो सकता था। साथ ही सिलिकॉन वैली में लगभग 75% टॉप टेक फर्म्स में इंडियंस की रोल्स में थे। सुंदर पिचाई, सत्या नडेला जैसी फिगर्स उसी पीरियड में अमेरिका की कॉर्पोरेट कल्चर की सिंबल्स बनी। ट्रंप टफ स्टांस लेकर अमेरिकन कॉर्पोरेट वर्ल्ड को नाराज नहीं कर सकते थे। ट्रेड डेफिसिट का इशू ट्रंप बार बार उठाते थे। उनका कहना था कि इंडिया अनफेयर टैरिफ्स लगाता है। हार्ली डेविडसन मोटरसाइकिल्स का एग्जाम्पल ट्रंप ने कई स्पीचेस में दिया, लेकिन ग्राउंड रियलिटी यह थी कि यूएस का इंडिया के साथ ट्रेड डेफिसिट करीब 24 बिलियन यूएस डॉलर्स था, जो चाइना के साथ यूएस ट्रेड डेफिसिट के 375 बिलियन यूएस डॉलर्स के मुकाबले बहुत छोटा था। इसलिए ट्रंप वेल अवेयर थे कि असली समस्या चाइना है, इंडिया नहीं। एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर भी टेंशन का पॉइंट रहा। अमेरिका चाहता था कि इंडिया डेयरी और पोर्क प्रोडक्ट्स पर रिस्ट्रिक्शंस कम करे, लेकिन इंडिया ने अपनी डोमेस्टिक फार्मर लॉबी और रिलीजियस सेंटिमेंट्स को देखते हुए कंसेशन नहीं दिया। ट्रंप इस पर पब्लिकली नाराज भी हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने इंडिया को जीएसपी, जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, से बाहर करने के बाद भी लार्जर ट्रेड रिलेशनशिप को सस्टेन रखा। क्यों? क्योंकि अगर वो पूरा इकोनॉमिक वॉर छेड़ते तो दोनों देशों का लॉस होता
और चाइना स्ट्रैटेजिक वैक्यूम फिल कर देता। ये भी याद रखना जरूरी है कि 2019 और 2020 में जब इंडिया चाइना बॉर्डर क्लैशेस हुए, उस समय यूथ्स ने ओपनली इंडिया को डिप्लोमेटिक और डिफेंस सपोर्ट दिया। उस कॉन्टेक्स्ट में ट्रम्प के लिए इम्पॉसिबल था कि वो इंडिया को इकोनॉमिक या पॉलिटिकल प्रेशर में डाले। इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी में इंडिया सेंट्रल पार्टनर बन चुका था, तो फाइनेंशियल और इकोनॉमिक डेटा साफ दिखाते हैं कि ट्रम्प टफ क्यों नहीं हो पाए। फार्मा इंपोर्ट्स ने अमेरिकन हेल्थ केयर को डिपेंडेंट बना दिया। एटी सर्विसेज ने यूएस कंपनीज को इंडियन टैलेंट पर रिलायंट बना दिया। एनर्जी इंपोर्ट्स ने यूथ शेल ऑयल को नया बायर दिया। डिफेंस परचेसेस ने अमेरिकन आर्म्स इंडस्ट्री को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस दिया। रेमिटेंसेस और डायस्पोरा ने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस क्रिएट किया। और ट्रेड डेफिसिट रिलेटिवली स्मॉल होने की वजह से इंडिया कभी भी चाइना जैसा एनिमी नहीं माना गया। यही वजह थी कि ट्रम्प पब्लिकली टफ दिखने के बावजूद प्राइवेटली इंडिया को हमेशा एक स्पेशल ट्रीटमेंट देते रहे। इंडिया और अमेरिका के रिश्ते अगर गहराई से देखें तो ट्रम्प के दौर तक पहुंचते पहुंचते एक लंबा हिस्टोरिकल बिल्डअप हुआ था। इंडिपेंडेंस के बाद के शुरुआती दशकों में इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट का रास्ता अपनाया और सोवियत यूनियन के साथ स्ट्रैटेजिक क्लोजनेस बढ़ाई, जबकि अमेरिका ने पाकिस्तान को मिलिट्री और फाइनेंशियल एड देकर साउथ एशिया में बैलेंस बनाने की कोशिश की। कोल्ड वॉर के दौरान यूएस और इंडिया के बीच इकोनॉमिक रिलेशनशिप बहुत सीमित रहा। 1960s में अमेरिका ने इंडिया को फूड एड PL48 प्रोग्राम के तहत दी, लेकिन उस समय ये रिलेशनशिप एड डिपेंडेंसी तक ही सिमटा हुआ था। ट्रेड नेग्लिजिबल था और टेक्नोलॉजी या डिफेंस कोऑपरेशन लगभग जीरो था। 1974 में जब इंडिया ने पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया तो अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दिए और इंडियन इकोनॉमी को ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम से लगभग आइसोलेट कर दिया। लेकिन 1990s में लैंडस्केप बदलना शुरू हुआ। सोवियत यूनियन कोलैप्स के बाद इंडिया को अपने फॉरेन पॉलिसी और इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी रीडिफाइन करनी पड़ी। 1991 के इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन ने यूएस कॉर्पोरेट्स के लिए इंडियन मार्केट को खोल दिया। उसी दशक में बायलेटरल ट्रेड लगभग $5 बिलियन से बढ़कर लेट 90s तक $15 बिलियन हो गया। यूथ्स मल्टीनेशनल्स जैसे जनरल इलेक्ट्रिक, कोका कोला, पेप्सिको, माइक्रोसॉफ्ट, IBM ने इंडिया में बड़े स्केल पर इन्वेस्टमेंट शुरू किया। IT सेक्टर खासकर बैंगलोर और हैदराबाद ने सिलिकॉन वैली के साथ डायरेक्ट कनेक्ट एस्टैब्लिश किया। इन्फोसिस ने 1999 में नस्दाक लिस्टिंग की और ये सिंबल बन गया कि इंडिया की 80 कैपेबिलिटीज ग्लोबल मार्केट कैप्चर करने लगी है। फाइनेंशियल एंगल से देखें तो 1998 में पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट्स के बाद क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन ने कड़े सैंक्शंस लगाए, जिससे डिफेंस इंपोर्ट्स और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हॉल्ट हो गया। लेकिन इंटरेस्टिंगली उसी समय इंडियन इकोनॉमी में सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बूम इतना तेज था कि रेमिटेंसेस और AT अर्निंग्स ने सैंक्शंस के नेगेटिव इम्पैक्ट को एब्जॉर्ब कर लिया। 2000 तक इंडियन AT एक्सपोर्ट्स लगभग $6 बिलियन हो गए और इसमें से हद से ज्यादा हिस्सा यूथ्स मार्केट से आया। बिल क्लिंटन का 2000 में इंडिया विजिट एक मेजर टर्निंग पॉइंट था। उस विजिट के दौरान दोनों देशों ने डिसाइड किया कि फ्यूचर में टेक्नोलॉजी और ट्रेड कोऑपरेशन बढ़ाया जाएगा। 90s के पूरे डेकेड में इंडियाज बायलेटरल ट्रेड 3 गुना से ज्यादा बढ़ा। ये फाइनेंशियल नंबर्स ये दिखाते हैं कि पॉलिटिकल टेंशन के बावजूद इकोनॉमिक एंगेजमेंट बढ़ती रही। 2005 में जॉर्ज W. बुश और मनमोहन सिंह ने सिविल न्यूक्लियर अग्रीमेंट साइन किया। ये डील सिर्फ एटॉमिक एनर्जी कोऑपरेशन नहीं थी, बल्कि फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस बूस्टर भी थी। इसके बाद यूएस कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट इंडिया में सर्ज करने लगा। 2005 में बायलेटरल ट्रेड करीब $30 बिलियन था, जो 2008 तक बढ़कर $43 बिलियन पहुंच गया। डिफेंस डील्स भी शुरू हुए। लॉकहीड मार्टिन और बोइंग जैसी कंपनीज ने इंडिया को एयरक्राफ्ट सप्लाई करने के कॉन्ट्रैक्ट्स लिए। उसी दौरान इंडियन स्टूडेंट्स का यूएस में इनफ्लो इतना बड़ा हुआ कि एनुअली 40 to 50,000 स्टूडेंट्स यूएस यूनिवर्सिटीज में जाते और वहां से रेमिटेंसेस, ट्यूशन पेमेंट्स और टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन के ब्रिजेस बनने लगे। बैरक ओबामा के समय फोकस और ब्रॉडन हुआ। ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने पाइवोट टू एशिया स्ट्रैटेजी बनाई, जिसमें इंडिया को सेंट्रल रोल दिया गया। 2010 में ओबामा इंडिया आए और उन्होंने ओपनली कहा कि इंडिया और अमेरिका 21st सेंचुरी की डिफाइनिंग पार्टनरशिप होंगे। फाइनेंशियल नंबर्स इस विजन को सपोर्ट करते हैं। 2009 में बायलेटरल ट्रेड $50 बिलियन से कम था, लेकिन 2014 तक ये बढ़कर लगभग $100 बिलियन हो गया। AT सर्विसेज एक्सपोर्ट अलोन 50% से ज्यादा यूजर्स ओरिएंटेड था। फार्मा सेक्टर में रैनबैक्सी और सन फार्मा जैसी इंडियन कंपनियां यूएस जेनेरिक्स मार्केट की टॉप सप्लायर्स बन गई। एस्टिमेट्स के हिसाब से 2014 तक यूएस मार्केट में 80% से ज्यादा जेनेरिक ड्रग्स इंडिया से ओरिजिनेट होते थे। डिफेंस पार्टनरशिप भी तेजी से बढ़ी। 2008 से 2014 के बीच इंडिया ने यूएस से करीब $10 बिलियन से ज्यादा के आर्म्स परचेसेस किए। इसमें ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-130J, मैरिटाइम रिकॉनाइसेंस एयरक्राफ्ट P-8I और हेलीकॉप्टर्स शामिल थे। ये पहली बार था जब रशिया के पैरेलल यूगस भी एक बड़े डिफेंस सप्लायर के रूप में एस्टैब्लिश होने लगा। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और इन्वेस्टमेंट बैंक्स का भी इंडिया में फुटप्रिंट बढ़ा। JP मॉर्गन, गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनले ने इंडिया में ऑफिसेज एक्सपैंड किए।
एफडीआई इन्फ्लोज में यूथ्स की शेयर लगातार बढ़ती रही। 2014 में टोटल एफडीआई इन्फ्लोज 45 बिलियन यूएस डॉलर्स थे, जिनमें यूथ कंट्रीब्यूशन करीब 8 बिलियन यूएस डॉलर्स था। एनर्जी डोमेन में भी बदलाव आया। 2010 के बाद शेल गैस रेवोल्यूशन के कारण यूथ्स एनर्जी एक्सपोर्टर बनने लगा और उसी समय इंडिया ने अपनी क्रूड ऑयल इंपोर्ट बास्केट डाइवर्सिफाई करने का सोचा। 2014 में पहली बार इंडिया ने यूथ से एलएनजी कार्गो इंपोर्ट किया। ये सिंबॉलिक था कि एनर्जी रिलेशनशिप भी डेवलप होने जा रहा है। डायस्पोरा का एंगल और स्ट्रॉन्ग होता गया। यूथ सेंसस 2010 के डेटा के हिसाब से इंडियन ओरिजिन पॉपुलेशन करीब 3.1 मिलियन थी। ये डायस्पोरा एवरेज हाउस होल्ड इनकम में टॉप था, लगभग 100,000 यूएस डॉलर्स पर ईयर। इसका मतलब इंडियन डायस्पोरा फाइनेंशियल और पॉलिटिकल दोनों टर्म्स में पावरफुल लॉबी बन चुका था। ये वही पीरियड था जब इंडियन अमेरिकन्स ने बोथ डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स को कैंपेन डोनेशंस और लॉबी में विजिबल रोल निभाना शुरू किया। तो जब डोनाल्ड ट्रंप ने 2016 में व्हाइट हाउस का ओथ लिया, तब तक फाउंडेशन काफी स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी। बायलेटरल ट्रेड ऑलरेडी 100 बिलियन यूएस डॉलर्स क्रॉस कर चुका था। डिफेंस डील्स मोमेंटम पर थी। आईटी और फार्मा एक्सपोर्ट्स अमेरिकन इकोनॉमी के लिए क्रिटिकल हो चुके थे और डायस्पोरा इन्फ्लुएंस पीक पर था। ट्रंप को इनहेरिटेंस में ऐसा रिलेशनशिप मिला जिसमें फ्रिक्शन पॉइंट्स तो थे, जैसे टैरिफ्स और इमिग्रेशन, लेकिन ओवरऑल डिपेंडेंसी इतनी हाई थी कि टफ स्टांस लेना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था। डोनाल्ड ट्रंप जब 2016 के अंत में व्हाइट हाउस पहुंचे तो उन्होंने साफ कर दिया कि उनकी फॉरेन पॉलिसी का एक ही प्रिंसिपल है, अमेरिका फर्स्ट। इसका मतलब था एलाई से पैसे वसूलना, ट्रेड डेफिसिट को कम करना और हर इंटरनेशनल पार्टनरशिप को बिजनेस डील की तरह देखना। ट्रंप का अप्रोच ट्रांजैक्शनल था और उनके स्पीचेस में बार बार ये बात दिखती थी कि अमेरिका अब किसी को फ्री राइड नहीं देगा। इसी बैकग्राउंड में इंडिया और अमेरिका के रिश्ते को देखना जरूरी है, क्योंकि ट्रंप थियोरेटिकली टफ स्टांस लेना चाहते थे, लेकिन प्रैक्टिकली वो इंडिया पर ऐसा नहीं कर पाए। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के शुरुआती महीनों में ही ट्रेड टेंशंस सरफेस पर आ गए। उस समय बायलेटरल ट्रेड वैल्यू लगभग 126 बिलियन यूएस डॉलर्स थी। ट्रंप ने रिपीटेडली कंप्लेंट किया कि इंडिया हाई टैरिफ्स लगाता है, खासकर हार्ली डेविडसन मोटरसाइकिल्स पर, जो इंडिया में लग्जरी प्रोडक्ट था। ट्रंप ने स्पीचेस में कहा कि जब इंडिया पर 70 to 100% टैरिफ्स लगते हैं और यूथ्स पर सिर्फ 10% टैरिफ लगता है तो ये अनफेयर है। उन्होंने इंडिया को टैरिफ किंग अभी कहा, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये थी कि इंडिया से यूथ्स को इंपोर्ट्स के बिना उनका खुद का हेल्थ केयर और 80 सेक्टर सस्टेन करना मुश्किल हो जाता। फार्मा एक्सपोर्ट्स अलोन यूथ्स हेल्थ केयर में इतनी बड़ी डिपेंडेंसी बना चुके थे कि 80 to 90% जेनेरिक्स प्रिस्क्रिप्शंस इंडिया से जुड़ी सप्लाई चेन से आते थे। उस समय इंडियन फार्मा एक्सपोर्ट्स टू यूथ्स एनुअली लगभग 7 बिलियन यूएस डॉलर्स से ऊपर थे। 80 सेक्टर में भी डायनामिक्स इंटरेस्टिंग थे। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने H-1B वीजा रूल्स को टाइटन करने की कोशिश की, क्योंकि उनका डोमेस्टिक एजेंडा था अमेरिकन जॉब्स को प्रोटेक्ट करना। लेकिन प्रैक्टिकली सिलिकॉन वैली में इंडियन इंजीनियर्स और इंडियन ओरिजिन एग्जीक्यूटिव्स के बिना इनोवेशन पाइपलाइन स्लो हो जाता। 2018 के एस्टिमेट्स के हिसाब से इंडियन 80 कंपनीज ने यूएस इकोनॉमी में डायरेक्टली 200,000 से ज्यादा जॉब्स क्रिएट किए और इनडायरेक्टली 1 मिलियन से ज्यादा जॉब्स सपोर्ट किए। सिर्फ TCS अलोन का यूएस रेवेन्यू उस समय मोर देन 10 बिलियन यूएस डॉलर्स था। इन्फोसिस ने इंडियाना स्टेट में जॉब ट्रेनिंग सेंटर्स खोले ताकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को दिखा सके कि इंडियन कंपनीज भी अमेरिकन वर्कर्स को जॉब्स दे रही हैं। फाइनेंशियली सबसे बड़ा इंपैक्ट डिफेंस ट्रेड में दिखा। ट्रंप एरा में इंडिया ने यूएस से डिफेंस परचेसेस मासिवली एक्सपैंड किए। 2017 से 2020 के बीच इंडिया ने करीब 18 बिलियन यूएस डॉलर्स वर्थ डिफेंस डील्स साइन किए। इसमें R-64 अपाचे हेलीकॉप्टर्स, CH-47 चिनूक हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स, M777 हाउइट्जर्स और P-8I मैरीटाइम सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट्स शामिल थे। फरवरी 2020 में ट्रंप की इंडिया विजिट के दौरान 3 बिलियन यूएस डॉलर्स का एडिशनल डिफेंस डील हुआ, जिसमें अपाचे और MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर्स शामिल थे। ये सारे डील्स यूएस डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री जैसे बोइंग, लॉकहीड मार्टिन और जनरल एटॉमिक्स को बिलियन डॉलर कॉन्ट्रैक्ट्स दे रहे थे। इसलिए ट्रंप टफ स्टांस लेकर अपने ही डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स को रिस्क में नहीं डाल सकते थे। एनर्जी इंपोर्ट्स ने भी ट्रंप एरा में गेम चेंजर का काम किया। ट्रंप का डोमेस्टिक एजेंडा था कि अमेरिका को ग्लोबल एनर्जी एक्सपोर्टर बनाया जाए और शेल ऑयल इंडस्ट्री को बूस्ट किया जाए। इसी समय इंडिया ने मिडिल ईस्ट डिपेंडेंसी को रिड्यूस करना शुरू किया और यूथ से क्रूड ऑयल और LNG इंपोर्ट्स मासिवली इंक्रीज किए। 2017 में इंडिया ने यूएस से सिर्फ 2.5 बिलियन यूएस डॉलर्स का क्रूड इंपोर्ट किया था, लेकिन 2019 तक ये फिगर बढ़कर 6.7 बिलियन यूएस डॉलर्स पहुंच गया। LNG इंपोर्ट्स भी डबल हो गए और यूएस जल्दी ही इंडिया का टॉप 10 क्रूड सप्लायर बन गया। इसका मतलब था कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इंडिया एक मेजर कस्टमर था, जो उनके डोमेस्टिक ऑयल इंडस्ट्री के लिए सर्वाइवल क्वेश्चन बन चुका था। ट्रेड डेफिसिट टेक्निकली ट्रंप की कंप्लेंट थी। 2017 में यूएस का इंडिया के साथ ट्रेड डेफिसिट 24 बिलियन यूएस डॉलर्स था, जो कि उनके पर्सपेक्टिव से प्रॉब्लम था। लेकिन जब आप कंपेयर करते हैं चाइना के साथ, यूएस ट्रेड डेफिसिट 375 बिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा था।
तब इंडिया नेग्लिजिबल नजर आता था। यही रीजन था कि ट्रंप पब्लिक स्पीचेस में इंडिया को ओकेजनली क्रिटिसाइज करते थे, लेकिन स्ट्रैटेजिक डॉक्यूमेंट्स में इंडिया को मेजर डिफेंस पार्टनर और इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी एंकर कहा गया। 2019 में इंडिया को GSP जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस से बाहर कर दिया गया, जिससे करीब $6 बिलियन वर्थ इंडियन एक्सपोर्ट्स लूज हुए। लेकिन ये सिंबॉलिक मूव था, बिकॉज टोटल बायलेटरल ट्रेड उस समय ऑलरेडी $146 बिलियन क्रॉस कर चुका था और एनुअल ग्रोथ रेट 10% से ज्यादा था। फार्मा, AT और एनर्जी सेक्टर्स इतनी रैपिडली ग्रो कर रहे थे कि GSP विड्रॉल का इम्पैक्ट लिमिटेड ही रहा। डायस्पोरा पॉलिटिक्स भी ट्रम्प के एरा में बहुत प्रोमिनेंट थी। 4.5 मिलियन इंडियन ओरिजिन पॉपुलेशन यूएस में थी और उनका एवरेज हाउस होल्ड इनकम $100,000 से ऊपर था, जो नेशनल एवरेज का डबल था। इंडियन अमेरिकन पॉलिटिकल डोनेशंस और टेक लीडरशिप पोजीशंस में विजिबल थे। ह्यूस्टन में हाउडी मोदी रैली 2019 में हुआ, जिसमें 50,000 से ज्यादा इंडियन अमेरिकन शामिल हुए और ट्रंप खुद मोदी के साथ स्टेज पर आए। फाइनेंशियली ये रैली सिंबल था कि इंडियन डायस्पोरा रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दोनों पार्टीज के लिए क्रिटिकल लॉबी बन चुका है। ये डायस्पोरा इंडिया रिलेशनशिप को प्योरली फाइनेंशियल और पॉलिटिकल डायमेंशन से रीइंफोर्स कर रहा था। चाइना फैक्टर सबसे क्रूशियल था। 2017 से ट्रंप ने चाइना के साथ टैरिफ वॉर छेड़ दी थी। उन्होंने मोर देन $300 बिलियन वर्थ चाइनीज गुड्स पर टैरिफ लगाए। इस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया नेचुरल पार्टनर बन गया, क्योंकि इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी का एम था चाइना को कंटेन करना। जब 2020 में इंडिया चाइना गलवान वैली क्लैश हुआ, तब यूएस ने ओपनली इंडिया को डिप्लोमेटिक और डिफेंस सपोर्ट दिया। उस टाइम ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडिया को फास्ट ट्रैक डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई किया। फाइनेंशियली इसका मतलब यह था कि इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया को स्ट्रेंथन करना यूएस के लिए चाइना कंटेनमेंट स्ट्रेटेजी का हिस्सा था। टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट फ्लोज भी ट्रंप एरा में स्टेबल रहे। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, Amazon जैसी कंपनीज ने इंडिया में $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट्स किए। Amazon ने 2020 में अनाउंसमेंट किया कि वो इंडिया में $1 बिलियन एडिशनल इन्वेस्ट करेगा। एप्पल ने इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग एक्सपैंड किया और एक्सपोर्ट्स स्टार्ट किए। ये इन्वेस्टमेंट्स ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के फॉरेन पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में इंडिया को प्रेफर्ड डेस्टिनेशन फॉर ग्लोबल सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन डिक्लेयर करने की वजह बनी। रेमिटेंसेस एंगल भी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्रिटिकल था। 2019 में इंडिया को डायस्पोरा से $83 बिलियन की रेमिटेंसेस मिली और इसमें यूथ से आने वाली रेमिटेंसेस का शेयर सबसे बड़ा था। इसका मतलब था कि इंडिया फाइनेंशियल रिलेशनशिप सिर्फ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट नहीं, बल्कि पीपल टू पीपल और बिजनेस टू बिजनेस लेवल पर डीपली इंटीग्रेटेड था। एग्रीकल्चर और डेयरी डिस्प्यूट्स जरूर थे। यूएस चाहता था कि इंडिया डेयरी इंपोर्ट्स और मेडिकल डिवाइसेस पर रिस्ट्रिक्शंस रिड्यूस करे, लेकिन इंडिया ने डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंपल्शंस की वजह से इन डिमांड्स को लार्जली रेजिस्ट किया। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ओकेजनल टफ स्टेटमेंट्स देता रहा, लेकिन कभी भी फुल स्केल ट्रेड वो नहीं छेड़ा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो बायलेटरल ट्रेड और डिफेंस कोऑपरेशन दोनों कोलैप्स कर जाते। अगर हम समराइज करें तो ट्रंप एरा का फाइनेंशियल डेटा साफ दिखाता है कि क्यों ट्रंप टफ नहीं हो पाए। बायलेटरल ट्रेड 2016 से 2019 तक 20% से ज्यादा ग्रो हुआ और $146 बिलियन तक पहुंच गया। डिफेंस डील्स $18 बिलियन से ज्यादा साइन हुए। एनर्जी इंपोर्ट्स यूएस शेल इंडस्ट्री के लिए लाइफलाइन बन गए। एटी और फार्मा एक्सपोर्ट्स अमेरिकन इकोनॉमी के लिए क्रिटिकल बन गए। डायस्पोरा पॉलिटिकल और फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस पीक पर था और स्ट्रैटेजिक चाइना फैक्टर ने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को इंडिया के साथ मजबूरी में सॉफ्ट टोन अडॉप्ट करने पर मजबूर कर दिया। ट्रंप और मोदी के बीच ऑप्टिक्स की सबसे बड़ी झलक 2019 के सितंबर में ह्यूस्टन में हाउडी मोदी रैली में दिखी। ये रैली सिर्फ सिंबॉलिक नहीं थी, बल्कि फाइनेंशियल और पॉलिटिकल इंपैक्ट से भरी हुई थी। 50,000 से ज्यादा इंडियन अमेरिकन ने इस इवेंट में हिस्सा लिया और ट्रंप खुद मोदी के साथ स्टेज पर आए। ये इवेंट उस समय अमेरिकन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में अनप्रेसिडेंटेड था, क्योंकि किसी फॉरेन लीडर के लिए इतनी बड़ी डायस्पोरा मोबिलाइजेशन रेयर होती है। इंडियन डायस्पोरा की एवरेज हाउस होल्ड इनकम $100,000 से ज्यादा थी और पॉलिटिकल डोनेशंस में उनका योगदान सिग्निफिकेंट था। इस रैली के बाद रिपब्लिकन एस्टैब्लिशमेंट को ये क्लियर हो गया कि इंडियन अमेरिकन अब सिर्फ डेमोक्रेट वोट बैंक नहीं है, बल्कि बाइपार्टिजन इन्फ्लुएंस रखते हैं। फाइनेंशियली डायस्पोरा लॉबिंग ने इंडिया डिफेंस और ट्रेड डील्स को सपोर्ट करने में मेजर रोल प्ले किया। फरवरी 2020 में ट्रंप की इंडिया विजिट और दिल्ली में नमस्ते ट्रंप इवेंट ऑप्टिक्स के लिहाज से और भी बड़ा था। अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में लगभग 100,000 से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए। ये ऑप्टिक्स दिखाता था कि दोनों लीडर्स अपनी पर्सनल केमिस्ट्री को ग्लोबल स्टेज पर शोकेस कर रहे हैं। लेकिन विजिट का सबसे बड़ा फाइनेंशियल हाईलाइट था $3 बिलियन वर्थ डिफेंस डील, जिसमें MH-60 रोमियो नवल हेलीकॉप्टर्स और अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स शामिल थे। ये कॉन्ट्रैक्ट्स बोइंग और लॉकहीड मार्टिन जैसी कंपनीज को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का रेवेन्यू दे रहे थे और यूएस डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री के लिए जॉब्स जनरेट कर रहे थे। इस डील ने ये कंफर्म कर दिया कि इंडिया अब रशिया से पैरेलल यूएस डिफेंस मार्केट को भी ओपन रखेगा। कश्मीर में आर्टिकल 370 रिवोक होने के बाद इंटरनेशनल रिएक्शंस में क्यूरियोसिटी थी कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कैसा स्टैंड लेगा। पब्लिकली ट्रंप ने कई बार कश्मीर को मीडिएट करने की बात कही, लेकिन प्रैक्टिकली वॉशिंगटन ने इंडिया पर कोई सैंक्शंस या मेजर इकोनॉमिक प्रेशर नहीं डाला। रीजन साफ था, उस समय बायलेटरल ट्रेड ऑलरेडी $146 बिलियन क्रॉस कर चुका था और फार्मा, एटी और एनर्जी इंपोर्ट्स के बिना यूएस इकोनॉमी पर प्रेशर आ सकता था।
ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने सिंबॉलिक स्टेटमेंट्स दिए, लेकिन कोई फाइनेंशियल पेनल्टी या एड कट नहीं किया। ग्लोबल साउथ में इंडिया की लीडरशिप बढ़ रही थी और यूएस को इस पोजीशन का फायदा चाहिए था। 2020 में जब गलवान वैली क्लैश हुआ और इंडिया चाइना टेंशन पीक पर पहुंचे, तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडिया के साथ ओपन सपोर्ट दिखाया। डिफेंस कोऑपरेशन फास्ट ट्रैक हुआ और उसी समय इंडिया को क्रिटिकल डिफेंस सप्लाईज अप्रूव की गई। फाइनेंशियली इसका मतलब यह था कि इंडिया आर्म्स परचेसेस एक्सेलरेट कर रहा था और यूएस कंपनीज को बिलियंस ऑफ डॉलर्स के न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे थे। बॉर्डर क्लैश के बाद इंडिया ने टेलीकॉम सेक्टर से चाइनीज कंपनीज को धीरे धीरे बाहर करना शुरू किया और यूएस फर्म्स जैसे सिस्को, क्वालकॉम, एप्पल को इंडिया में नए अपॉर्चुनिटीज मिले। सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन से यूएस कॉर्पोरेट सेक्टर को इंडिया में मैसिव इन्वेस्टमेंट्स का नया चांस मिला। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का मामला भी ट्रंप एरा का एक इंपॉर्टेंट इंसिडेंट था। इंडिया ने रशिया से करीब $5.4 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। थियोरेटिकली यूएस का कार्डसा लॉ इस पर सैंक्शंस इंपोज कर सकता था, लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने सैंक्शंस लगाने से अवॉइड किया क्योंकि पैरेलल में इंडिया यूएस से डिफेंस इक्विपमेंट वर्थ $18 बिलियन से ज्यादा खरीद चुका था। अगर सैंक्शंस लगते तो ये पूरे डिफेंस ट्रेड को कोलैप्स कर देता और यूएस डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री को नुकसान होता। इसलिए वॉशिंगटन ने इस इशू पर रिलेटिवली सॉफ्ट स्टांस लिया और इंडिया को वार्निंग के बावजूद मेजर पनिशमेंट नहीं दी। ट्रेड टेंशंस भी ट्रंप एरा में विजिबल रहे। 2019 में यूएस ने इंडिया को जीएसपी स्कीम से बाहर कर दिया, जिससे लगभग $6 बिलियन वर्थ एक्सपोर्ट्स लूज हुए। इंडिया ने इसके जवाब में कुछ अमेरिकन गुड्स पर रिटेलिएटरी टैरिफ लगाए, लेकिन फिर भी दोनों कंट्रीज ने एक दूसरे पर फुल स्केल ट्रेड वॉर नहीं छेड़ा। रीजन फाइनेंशियल था। बायलेटरल ट्रेड की ग्रोथ इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि दोनों कंट्रीज को नुकसान होता। 2019 में बायलेटरल ट्रेड वैल्यू $146 बिलियन थी और प्रोजेक्शंस के हिसाब से 2025 तक ये $200 बिलियन तक पहुंच सकती थी। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने नेगोशिएट करने की कोशिश की, लेकिन प्रैक्टिकली उन्होंने इंडिया को टैरिफ वॉर के लेवल तक पुश नहीं किया। ऑप्टिक्स और इंसिडेंट्स ने ट्रंप मोदी रिलेशनशिप को एक अलग डायमेंशन दिया। ट्रंप का स्टाइल एग्रेसिव था, लेकिन मोदी के साथ उनकी केमिस्ट्री ट्रांजैक्शनल से ज्यादा सिंबॉलिक बन गई। दोनों लीडर्स रैलीज में एक दूसरे को ओपनली एंडोर्स कर रहे थे। ये ऑप्टिक्स सिर्फ पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं था, बल्कि बिहाइंड दी सीन्स फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक कंपल्शंस की रिफ्लेक्शन था। ह्यूस्टन और अहमदाबाद इवेंट्स ने दिखा दिया कि डायस्पोरा लॉबिंग और डिफेंस ट्रेड डील्स किस तरह ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को इंडिया के साथ सॉफ्ट रख रहे हैं। अगर फाइनेंशियल इंपैक्ट को सम अप करें तो मेजर इंसिडेंट्स के दौरान डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स अलोन $21 बिलियन से ज्यादा के थे। एनर्जी ट्रेड स्टेडली ग्रो करके $6.7 बिलियन एनुअली पहुंच चुका था। फार्मा और 80 एक्सपोर्ट्स यूएस डोमेस्टिक इकोनॉमी के लिए क्रिटिकल थे और डायस्पोरा की पॉलिटिकल फंडिंग और कॉर्पोरेट लीडरशिप इन्फ्लुएंस अनप्रेसिडेंटेड लेवल पर थी। इसलिए चाहे कश्मीर इशू हो, ट्रेड डिस्प्यूट्स हो या रशिया से डिफेंस डील का मामला हो, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन टफ स्टांस लेने की पोजीशन में नहीं था। ट्रंप के बाद भी अगर हम आज की जियोपॉलिटिक्स देखें तो साफ दिखता है कि किसी भी अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए इंडिया पर टफ लाइन लेना लगभग असंभव है। रीजन सिंपल नहीं बल्कि मल्टी डायमेंशनल है, जिनमें सबसे बड़ा एंगल फाइनेंशियल और स्ट्रेटेजिक डिपेंडेंसी है। आने वाले वर्षों में ये डिपेंडेंसी और गहरी होगी क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है और यूएस को अपने लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक गोल्स अचीव करने के लिए इंडिया के साथ पार्टनरशिप मेंटेन करनी ही होगी। सबसे पहले इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस को देखें। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक के एस्टिमेट्स के अनुसार 2030 तक इंडिया की जीडीपी करीब $10 ट्रिलियन तक पहुंच सकती है। इसका मतलब होगा कि इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा, सिर्फ यूएस और चाइना से पीछे। वर्ल्ड ट्रेड में इंडिया का शेयर स्टेडली बढ़ रहा है। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स 2022 में $420 बिलियन क्रॉस कर चुके हैं और सर्विसेज एक्सपोर्ट्स $250 बिलियन से ज्यादा है। यूएस इंडिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बना हुआ है। फार्मा एक्सपोर्ट्स अलोन एनुअली मोर देन $7 बिलियन है और 80 सर्विसेज एक्सपोर्ट्स $50 बिलियन से ऊपर। अगर कोई भी यूएस एडमिनिस्ट्रेशन टफ स्टांस लेता है तो ये अपने ही हेल्थ केयर सिस्टम और कॉर्पोरेट टेक्नोलॉजी पाइपलाइन को डिस्टेबलाइज करेगा। एनर्जी डायमेंशन और क्रिटिकल है। यूएस अब ग्लोबल एनर्जी एक्सपोर्टर है और इंडिया इसका रैपिडली राइजिंग कस्टमर है। 2022 में इंडिया ने यूएस से क्रूड और एलएनजी इंपोर्ट्स मिलाकर करीब $14 बिलियन वर्थ परचेसेस किए। प्रोजेक्शंस के हिसाब से 2025 तक ये फिगर $20 बिलियन क्रॉस कर सकता है। यूएस शेल इंडस्ट्री को ऐसे बड़े बायर्स चाहिए और इंडिया का मार्केट इसके लिए परफेक्ट है। अगर वॉशिंगटन न्यू दिल्ली के साथ फ्रिक्शन क्रिएट करता है तो इंडिया इजीली मिडिल ईस्ट या रशिया से एनर्जी खरीद सकता है, जिससे यूएस डोमेस्टिक ऑयल लॉबी को बड़ा नुकसान होगा। डिफेंस पार्टनरशिप भी आने वाले दशकों में की रोल प्ले करेगी। 2017 से 2020 तक इंडिया ने यूएस से $18 बिलियन वर्थ डिफेंस डील्स साइन किए और प्रोजेक्शंस है कि 2030 तक ये क्यूमुलेटिव फिगर $50 बिलियन क्रॉस कर जाएगा। यूएस डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स जैसे बोइंग, लॉकहीड मार्टिन, जनरल एटॉमिक्स को इंडियन मार्केट से लॉन्ग टर्म रेवेन्यू स्ट्रीम मिला है। अगर कोई यूएस प्रेसिडेंट इंडिया पर सैंक्शंस या हार्ड लाइन अप्रोच अपनाता है तो ये डील्स जियोपार्डाइज होंगी और अमेरिकन डोमेस्टिक डिफेंस जॉब्स डायरेक्टली इंपैक्ट होंगी। टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन भी फ्यूचर डिपेंडेंसी क्रिएट कर रहे हैं। चाइना पर राइजिंग टेंशंस के कारण यूएस और उसके एलाइज सप्लाई चेन्स डाइवर्सिफाई कर रहे हैं और इंडिया इसका सेंट्रल हब बन रहा है। एप्पल ऑलरेडी इंडिया में आईफोन्स मैन्युफैक्चर कर रहा है और 2023 में इंडिया से आईफोन एक्सपोर्ट्स ऑलमोस्ट $10 बिलियन हुए। सेमीकंडक्टर सेक्टर में भी इंडिया को हब बनाने की कोशिश चल रही है। यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने चिप्स एक्ट के तहत ग्लोबल सप्लाई चेन्स स्ट्रेंथन करने के लिए इंडिया को स्ट्रेटेजिक पार्टनर डिक्लेयर किया है। इसका मतलब है कि कोई भी फ्यूचर प्रेसिडेंट इंडिया के खिलाफ हार्ड स्टांस लेकर यूएस कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी को डैमेज नहीं कर सकता।
इंडियन डायस्पोरा का इन्फ्लुएंस और बढ़ रहा है। 4.8 मिलियन से ज्यादा इंडियन ओरिजिन पॉपुलेशन यूएस में रहती है और उनका एवरेज हाउस होल्ड इनकम $120,000 से ऊपर है। ये डायस्पोरा सिर्फ टेक और हेल्थ केयर सेक्टर्स में ही नहीं बल्कि पॉलिटिक्स में भी विजिबल है। डजन्स ऑफ इंडियन अमेरिकन लोकल, स्टेट और फेडरल लेवल्स पर इलेक्टेड ऑफिसेस होल्ड कर रहे हैं। सिलिकॉन वैली और वॉल स्ट्रीट दोनों जगह इंडियन ओरिजिन एग्जीक्यूटिव्स पावरफुल पोजीशंस में है। ये डायस्पोरा बायपार्टिजन डोनेशंस देता है और यूएस इलेक्शन पॉलिटिक्स में दोनों पार्टीज के लिए इंडिस्पेंसिबल बन चुका है। इसका मतलब है कि कोई भी प्रेसिडेंट इंडिया के खिलाफ अग्रेसिव पॉलिसी बनाता है तो उसे डोमेस्टिक पॉलिटिकल बैकलैश का सामना करना पड़ेगा। जियोपॉलिटिकल कंपल्शंस भी क्लियर है। इंडो पैसिफिक में चाइना का राइज कंटेन करना युग स्ट्रैटेजी का कोर है और इसके लिए इंडिया के बिना कोई फॉर्मूला काम नहीं करेगा। क्वाड यानी यूएस, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर का हिस्सा है और इसमें इंडिया की पार्टिसिपेशन सेंट्रल है। मैरिटाइम सिक्योरिटी, नवल एक्सरसाइजेज और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप्स जैसे 5G, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोलैबोरेशंस सब इंडियाज कोऑपरेशन पर डिपेंड करते हैं। अगर वॉशिंगटन टफ स्टांस लेता है तो क्वाड कमजोर होगा और चाइना को एडवांटेज मिलेगा। इसलिए फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेशंस चाहे डेमोक्रेट हो या रिपब्लिकन, इंडिया को सॉफ्ट कॉर्नर देना उनकी मजबूरी होगी। ग्लोबल साउथ की लीडरशिप में भी इंडिया का राइज यूएस के लिए स्ट्रैटेजिक एसेट है। अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और साउथ ईस्ट एशिया में इंडिया की क्रेडिबिलिटी रशिया और चाइना से अलग है क्योंकि इंडिया खुद डेवलपिंग वर्ल्ड का हिस्सा है। क्लाइमेट चेंज, वैक्सीन, अफोर्डेबल हेल्थ केयर और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जैसे इश्यूज पर इंडिया ग्लोबल साउथ की वॉइस बन चुका है। यूएस को इस वॉइस की जरूरत है ताकि चाइना की इन्फ्लुएंस को बैलेंस किया जा सके। फाइनेंशियली भी ग्लोबल साउथ मार्केट्स में इंडिया की प्रेजेंस यूएस कॉर्पोरेट्स के लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती है। फ्यूचर ट्रेड प्रोजेक्शंस भी बताते हैं कि पार्टनरशिप मजबूरी है। करंट एस्टिमेट्स के अनुसार इंडियाज बायलैटरल ट्रेड 2025 तक $200 बिलियन और 2030 तक $300 बिलियन तक पहुंच सकता है। सर्विसेज ट्रेड अलोन $150 बिलियन से ऊपर जाने की संभावना है। ये स्केल इतना बड़ा होगा कि कोई भी प्रेसिडेंट इसे रिस्क नहीं कर सकता। अगर समअप करे तो ट्रंप एरा ने ये क्लियर कर दिया कि इवन एग्रेसिव लीडर्स इंडिया पर टफ नहीं हो सकते और फ्यूचर में तो ये डिपेंडेंसी और बढ़ जाएगी। फार्मा एक्सपोर्ट्स यूज हेल्थ केयर को सस्टेन करेंगे, एटी सर्विसेज और टैलेंट सिलिकॉन वैली को रन करेंगे, एनर्जी इंपोर्ट्स यूथ शेल ऑयल को सर्वाइवल देंगे, डिफेंस परचेसेस अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स को सपोर्ट करेंगे, डायस्पोरा पॉलिटिक्स बायपार्टिजन प्रेशर बनाएगी, इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर इंडिया पर डिपेंड करेगा और ग्लोबल साउथ लीडरशिप में इंडिया यूथ्स का स्ट्रैटेजिक पार्टनर रहेगा। यही रीजंस है कि ट्रंप के बाद भी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडिया के साथ सॉफ्ट अप्रोच अपनाया और यही पैटर्न फ्यूचर में भी रिपीट होगा।